अच्छा, ऑसिलेशन में सबसे पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ना, क्योंकि ऑसिलेशन तो आपने वेव्स में भी पढ़ा होगा, वो लेवल्स में बहुत डिटेल, एएस में भी आपने पढ़ा होगा वेव्स को। तो ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि हाँ, वेव्स आपके पास टू एंड फ्रो मूव करती है, कब जब भी वाइब्रेशन हो पार्टिकल की तो वो जनरेट होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास जो कॉन्सेप्ट को चेंज किया है वो सिंपल हार्मोनिक के साथ चेंज किया है। और सिंपल हार्मोनिक में भी हम बेसिकली बात तो वाइब्रेशन की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट में दो तीन चीजों का एडिशन हो जाता है। और वो एडिशन इस तरह से होता है, उसके लिए पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये सही है या नहीं, आपको समझ आता है या नहीं। तो लेट्स सपोज अगर हम एक स्प्रिंग मास की एग्जांपल लें, या बल्कि चलो सिंपल पेंडुलम की ले लेते हैं, फिर स्प्रिंग मास की कंसिडर करेंगे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम में आप वॉल क्लॉक के पेंडुलम की अगर एग्जांपल लो, लेट्स सपोज, तो इनिशियली जो उसका स्ट्रिंग होगा, इनिशियली उसके स्ट्रिंग को आपने यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल रखा, अपनी मीन पोजीशन पर। अच्छा, इसमें कुछ आपके पास अब टर्म्स भी ऐड होंगी, वो टर्म्स भी साथ साथ याद रखते जाओ, ताकि वो जब आगे कंटिन्यू हो वो टर्म्स, तो वो वैसे भी आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, नॉर्मली अभी ये अपनी रेस्ट स्टेट में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रेस्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं मीन पोजिशन। ठीक है। मीन पोजीशन का मतलब ये कि जब आपके पास इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो ये बॉडी आपके पास अपनी मीन पोजीशन पर होगी, यानी बिल्कुल रेस्ट स्टेबल स्टेट में। अब आपकी चॉइस है, आप इसे राइट पर भी लेकर जा सकते हो, आप इसे लेफ्ट पर भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर हम दोनों साइड पर इक्वल लेकर जाना चाहें, लेकिन जैसे कि हम फर्स्ट इसको राइट पर ले गए, क्योंकि हमने इसको अब ऑसिलेट कराना है, इसमें ऑसिलेशंस करनी है हमने, तो ऑसिलेशंस कराने के लिए हमें इसको किसी एक साइड पर तो लेकर जाना ही होगा। तो हम इसे लेकर राइट हैंड साइड पर। ठीक है। तो अब जो आपने इसे राइट हैंड साइड पर मूव किया, तो राइट हैंड साइड पे मूव करने का मतलब ये है कि आप इसे मैक्सिमम जितना लेकर गए हो अपनी मीन पोजीशन पे, तो उस क्वांटिटी को आप कहते हो उसका एम्पलीट्यूड, यानी ये पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और इस स्पेसिफिक पोजीशन की बात करें कि जिस पोजीशन पर अभी आपने इसे रखा है, तो ये पोजीशन आपके पास होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब हम इसे इससे आगे नहीं लेकर जा रहे। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, जब आप इसे यहाँ से रिलीज करोगे, तो ये ऑसिलेट करने के बाद इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ये इसी लिमिट के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने की, मतलब हम इस पोजीशन की अगर बात करें, तो इस स्पेसिफिक पोजीशन पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी वो मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड की। ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास जो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और जब भी आपके पास मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड, मतलब आपने एक पोजीशन रख ली और इससे आप इसको एक्सीड नहीं करोगे, तो ये हमारी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे एक्स नॉट का। तो एम्पलीट्यूड हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, उसके लिए सिंबल हम एक्स नॉट का यूज करेंगे। और जो पोजीशन होगी आपके पास, वो आपकी पोजीशन कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। और सेंटर वाली पोजीशन जहां पर वो कंप्लीटली आके अपनी स्टेबल स्टेट में होगा, क्योंकि ये 1 घंटे तक ऑसिलेट करता रहे, फाइनली आके रुकना इसने अपनी मीन पोजीशन पर है। ठीक है। तो उसको हम मीन पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी जब भी ऑसिलेट करेगी ना, अब आप अगर इसकी राइट साइड पर देखो और लेफ्ट साइड को देखो, लेट सपोज अगर हम इसे लेफ्ट पर भी कंसिडर करते हैं, मतलब ये ऑसिलेट करता हुआ ये अब अपनी लेफ्ट साइड पर चला गया। और लेफ्ट साइड पर जाने के बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जब ये आपके पास ऑसिलेट कर रहा था फॉरवर्ड, ये वहां से आएगा बैकवर्ड, और बैकवर्ड मीन पोजीशन पर आने के बाद ये वापस जाएगा कहाँ पर, अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है। तो ये पोजीशन भी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होगी, क्योंकि आपकी चॉइस है, आप राइट से स्टार्ट करो लेफ्ट से। तो बस साइड का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है।
तो दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है हमारे पास, एक मीन पोजीशन होती है हमारे पास किसी भी केस में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब आपके पास एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट कब होगा, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ से ऑसिलेट होने के बाद आप इसे लेकर जाओगे फॉरवर्ड, और जब ये वापस बैकवर्ड आएगा इसी पोजीशन पर, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मीन पोजीशन आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि जब भी आपके पास मूवमेंट होगी बॉडी में, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगी। आप अगर उसकी डायरेक्शन देखो, वैसे तो वो पहुंच एक्सट्रीम पर रहा है, लेकिन वो पास कहाँ से हो रहा है, अपनी मीन पोजीशन से। यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही है। लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है, तो वो जब तक सारी एनर्जी अपनी यूटिलाइज ना कर ले, वो अपनी मीन पोजीशन पर आकर स्टेबल नहीं होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सही क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो आपके पास, अगर हम इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब हमने एम्पलीट्यूड को कम लिया ज्यादा लिया, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन भी इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। आप इसे जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से लेकर जाओगे, स्पीड में उतना मैक्सिमम चेंज मिलेगा। ठीक है, जितना हम इसको मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन पर लेकर जा रहे हैं, अगर हम एनर्जी को भी थोड़ा सा यहाँ पर इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि एनर्जी भी आप एएस कर चुके हो, तो आइडिया होगा बेसिक। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनर्जी के रेफरेंस से चेक करते हैं, तो आप ये बताओ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, तो कौन सी क्वांटिटी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी और कौन सी क्वांटिटी मीन पर मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास ड्यू टू मोशन, जहाँ पे आपको मोशन मैक्सिमम मिल रही है वहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी। और जहाँ पर आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो, या आप थोड़ा सा हाइट का चेंज कंपेयर कर रहे हो, वहां पर पोटेंशियल आपके पास मैक्सिमम होती है। जिस तरह रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो उसमें आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, हालांकि अभी रबर बैंड को रिलीज नहीं किया, लेकिन हमें पता है उसमें एनर्जी है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी और मीन पर कौन सी मैक्सिमम होगी? अगर गैस करना हो तो कौन सी एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? जनरली बता दो, सही गलत बाद में देख लेंगे। अच्छा देखो, जब आप इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे लेकर गए एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, अभी आपने उसको रिलीज नहीं किया, तो ये सेम एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जैसी आपके पास। नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही, पहले आ रही थी, अभी बिल्कुल। सर अब आवाज आ रही है। हाँ, अब सही है, अब आ रही है। सर मैं कह रहा था कि अगर हम हाइट को से देखें तो एक्सट्रीम हाँ, पोजीशन पर हाइट इससे ऊपर है तो यानी पोटेंशियल उस वक्त ज्यादा होगी। बिल्कुल। लेकिन मूवमेंट से तो फिर काइनेटिक, अगर हम मूवमेंट से फिर देखें। हाँ, तो क्योंकि जब आपने इसको कंपेयर किया हाइट के साथ, तो अभी हम जब इसे मैक्सिमम पोजीशन पर लेकर जाएंगे, और अभी इसे लेट सपोज रिलीज नहीं किया, इनिशियल इनिशियल स्टेज देखते हैं हम, तो आपने अभी से रिलीज नहीं किया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। और क्योंकि वहां पर अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वहां पर हम उसे रिलीज नहीं कर रहे, और ना एक्सट्रीम पोजीशन के आगे उसकी कोई मूवमेंट है, तो इसका मतलब है काइनेटिक आपके पास वहां पर हम जीरो कंसिडर करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर। और जब वो आपके पास पेंडुलम को हम रिलीज करेंगे, अब क्योंकि मीन पोजीशन उसकी ऐसी थी, वो स्टेबल है, तो जब वो वहां से गुजरेगा, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट फिर फॉलो होगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी। ठीक है, तो एनर्जी भी अच्छा है कि यहीं पर साथ कंपेयर हो गया, तो इसमें भी कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। और अब एक चीज और हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, कि आप इसे जितना एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाओगे और जब वहां से रिलीज करोगे, तो आपके पास उतना चेंज आएगा। ठीक है, मतलब बॉडी उतना फास्ट मूव करेगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ, जितना आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, इसमें वैसे एक और एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम की भी होती है। स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल भी मैं इसके डेफिनेशन के बाद शेयर कर लेता हूँ, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं पेंडुलम स्प्रिंग मास सिस्टम के ही।
तो वो वैसे भी आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो स्टेटमेंट हम इसकी इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल जितना भी हमने डिस्कस किया। तो बेसिक हमारे पास ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट तो है टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन तो लिखने को आएगी सिंपल हार्मोनिक की, तो 1-2 मार्क की जो भी आती है डेफिनेशन, तो उसमें आपके पास ये इंपॉर्टेंट तो है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच। अब इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टच देते हैं, तो इन विच एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन बेसिकली इसमें डिपेंड कर रही है, इज डायरेक्टली टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपके पास जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से, उतनी मैक्सिमम आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी आपके पास किसी भी एक्सट्रीम पर चली जाए या मूवमेंट कहीं भी कर रही हो, तो उसकी आपके पास बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, तो इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टू द डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी विल ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, इसका सवाल कभी कभी वो ऐसे भी पूछेगा कि आप जो है वो कंडीशन लिखो सिंपल हार्मोनिक की। तो कंडीशन लिखने में भी ना आप ये दो टर्म्स लिखोगे, अभी जब क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, तो वहां पे भी आप देखना कि कंडीशंस जब वो पूछते हैं ना, तो वो आपके पास दो कंडीशंस अगर पूछ रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो आपसे एक या दो से ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे फिर एनर्जी और वेलोसिटी का रेफरेंस आता है। लेकिन जर्नली अगर हम देखें तो वो दो डिफरेंस बनते हैं। तो उसमें से आपके पास जो दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन आपकी इस डेफिनेशन इस स्टेटमेंट में ही है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पहला तो हमने ये लिखा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक तो आपके पास ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजिशन होगी। तो कभी कभार जब वो आपसे कंडीशन पूछेगा, तो कंडीशन में आपके पास यही दो इंक्लूड होंगी, कि एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ लिंक कर दिया, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस में भी इन्वॉल्व होगा। और अब आप इसकी इक्वेशन लिखो, अगर इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये माइनस एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? मीन ऐसे ही पोजीशन। नीचे जो दोबारा जा रहे हैं। हाँ, तो ये मीन पोजीशन के कॉन्सेप्ट को, अच्छा इस मीन पोजीशन को और इस माइनस साइन को एक नाम और भी हम यूज करते हैं, हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स का भी नाम देते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो स्ट्रिंग जो था, जो पेंडुलम के साथ कनेक्ट था, ग्रेविटी की हेल्प से वो चाह रहा है कि वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए। तो इसको आप रीस्टोरिंग फोर्स का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हो। और इसके साथ फर्दर अगर आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल लो, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में नॉर्मली ये होता है, उसमें भी कंडीशन आपके पास सेम होती है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए प्लॉट बनाएं, एक कंडीशन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, सेकंड यहाँ ड्रॉ करेंगे, और थर्ड ले जाते हैं थोड़ी सी आगे। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास स्प्रिंग होगा, लेट सपोज पहले बॉडी बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टेट में, स्प्रिंग बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ है, कोई इस पे टेंशन नहीं है, कोई इस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल हो गई हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये जो सेंटर में इसकी पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं है। अब लेट सपोज आपने क्या किया, आपने स्प्रिंग को कर दिया कंप्रेस, स्प्रिंग हो गया कंप्रेस, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके आ गया इस पॉइंट पर। अब आप ये देखो, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर थी,
आप इसकी मीन पोजीशन, आप मीन पोजीशन से इसे लेकर अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सट्रीम पर, तो ये आ गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अब आप स्प्रिंग मास सिस्टम की भी एग्जांपल लो, तो ये जो हमने रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लिखा है ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप जैसे स्प्रिंग को रिलीज करोगे, बॉडी को रिलीज करोगे, तो स्प्रिंग आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आपके ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि आपने तो पुश किया था लेफ्ट पर, लेकिन स्प्रिंग बॉडी को लेकर जाएगा राइट पर। तो ये माइनस साइन का जो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इसमें ये वाली एग्जांपल भी यूज होती है, और मोस्टली क्वेश्चंस में ये वाली एग्जांपल्स भी आपके पास जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हम देख लेंगे कि किस तरह से आपसे क्वांटिटीज पूछी जाती है। और फाइनली जब ये स्ट्रेच होकर दूसरी एक्सट्रीम पर जाएगा तो वो आपको पोजीशन इस तरह से मिल जाएगी। ये आपके पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके पास स्प्रिंग मास का भी होता है। इसमें से भी आप सिंपल हार्मोनिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, और पेंडुलम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों आपके पास फेमस एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक बेसिक हो गया, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा बेसिक, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और कंडीशंस भी आ गई इसमें, और इक्वेशन भी एक मिल गई आपको, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की। अभी यहाँ पर हमने कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, कांस्टेंट की वैल्यू अभी हम इन्वॉल्व करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद। और रीस्टोरिंग फोर्स भी हमने देख ली। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन की हमने बात की है, तो इस एक्सेलरेशन को हम चेक कर लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन के साथ अब जो यहाँ पर कांस्टेंट आना है वो कांस्टेंट कौन सा आएगा। तो वो कांस्टेंट भी हम देख लेते हैं। तो अब हमें ये तो पता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। और अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा। वो कांस्टेंट फैक्टर हमने चेक करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले लेट सपोज अगर आप इसको ग्राफ के साथ प्लॉट कर लो, ए और एक्स को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर लें, तो लेट सपोज आपके पास ये आ गया आपका वाई एक्सिस, और ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। और यहाँ पर अब आपने इसे प्लॉट करना है, और प्लॉटिंग इस तरह से होगी कि सेंटर में हमारे पास बिल्कुल ओरिजिन है, और राइट हैंड साइड पर अगर हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, और वर्टिकली अगर हम जाते हैं तो वहां पर होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड कर रही है, तो वो वाई एक्सिस पर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली हो ये रहा है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। तो आप इसमें दो साइड्स पर अगर ग्राफिकल मार्किंग करो, मतलब वो जब एक पॉजिटिव राइट हैंड साइड पर जा रहा है तो एक टाइम पे हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव उसमें कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर है हमारी, और एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर है माइनस में, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड ऑपोजिट नहीं है। बेसिक आइडिया ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लेट सपोज जब वो आपके पास मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम से अब वो स्टार्ट करेगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी माइनस में होगी, मतलब वही साइड ऑपोजिट। तो आप किसी भी साइड से ड्रॉ कर लो मार्किंग को। तो जब हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगी, और जब हम दूसरी एक्सट्रीम पर जाएंगे वहां भी मैक्सिमम मिलेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो दूसरी आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको कंबाइन कर लोगे एक स्ट्रेट लाइन से तो वो आपको यहाँ से ओरिजिन से मिल जाएगी। ठीक है, जी सर। तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाने पर दोनों साइड पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जो हमने ग्रेडियंट निकालना था, अब जो आपके पास इस ग्राफ से ग्रेडियंट निकलेगा, तो वो ग्रेडियंट आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे हम,
तो उसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट आपके पास रिप्लेस करेगा माइनस साइन अपनी जगह पर है, और यहाँ पर जो आपके पास क्वांटिटी आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर की। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है आपके पास, ये बेसिकली ओमेगा का सिंबल है, और ये क्वांटिटी आपके पास जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्वांटिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी में क्या डिस्कस करते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स इनमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, मतलब वहां पे प्रोग्रेसिव वेव्स यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास वेव्स तो जनरेट हो रही है, लेकिन मोशन आपके पास जो है वो रिपीटेड है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से फिर आपके पास यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो फेज एंगल होता है, फेज चेंज होता है हमारे पास यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली जब हम क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू होती है वो एक्सप्लेन करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। जी सर। तो फाइनल इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पर होगी वो इस तरह से हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। और मैक्सिमम मिनिमम का आपको आइडिया हो गया कि मैक्सिमम पे ग्राफ कहाँ पर लाया करेगा और मिनिमम पे आपके पास ग्राफ किस तरह से वेरी करेगा। और इसके साथ अगर हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी इसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए और इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि अब हमें इसमें स्पीड एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, तो अब हमें यहाँ पर जो है वो इसकी स्पीड का भी कॉन्सेप्ट देखना होगा कि स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ जो है वो स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो स्पीड को चेक करना है वो कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम होगी, एनर्जी तो हम कर चुके हैं। और इससे पहले अगर हम अब इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब ये जो हमारे पास x है, ठीक है, अब अगर इस x की पोजीशन को फाइंड आउट करना हो किसी भी पॉइंट पर, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, कहीं मिड में भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि लेट्स सपोज उस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसका हमें कोई फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, कोई रिलेशन, कोई लिंक होना चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंगली हम उस स्पेसिफिक पोजीशन पर जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। हमेशा x नॉट पे नहीं होगी, x पर भी हो सकती है पॉसिबल। तो वो एक्स पर पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होगा, जो वैल्यू होगी, वो इक्वल होगी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन के लिए जो है ना वो थोड़ा सा एडमैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर चलेंगे स्टार्ट से, तो फिर ये यहाँ तक पहुंचेंगे। क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स कर लें, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। और इक्वेशंस आपकी अभी बेसिकली बस इसको रिमेम्बर कर लो, मेमोराइज कर लो, फिर इसका जो प्रूफ होगा वो हम किसी टाइम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, और उसके लिए फिर मैं आपको रेफरेंस भी सेंड कर दूंगा, वो एक बार आप पढ़ लेना तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये ड्राइव कैसे किया है। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट आप इसकी नॉर्मली इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो हमारे पास साइड पर लिखी हुई है कि किस तरह से बनी थी। अब हम इसको रिलेट अगर करते हैं ग्राफिकली, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल ले लो, आप पेंडुलम की एग्जांपल ले लो, और उसको अगर आप अब ग्राफ पे प्लॉट करना चाहो, क्योंकि आपने वेव्स में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में की है, तो आप किसी भी पॉइंट पर जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हो।
और लेट्स सपोज अगर हम इसकी अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम या पेंडुलम के साथ, तो ग्राफिकली कोई भी आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। अभी मैं यहाँ पे स्प्रिंग मास की कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपके पास ओरिएंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी ग्राफ के साथ, और इजीली आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पर सेम हमारा स्प्रिंग मास सेटअप है, और इस बार हमने उसको वर्टिकली हैंग किया हुआ है, बस ये डिफरेंस है। और यहाँ पर आपके पास मास आ गया जो उसके साथ अटैच है, और इसके सामने हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम, और वाई एक्सिस पर एक्स, क्योंकि अभी हमने जो इक्वेशन लिखी वो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब है हम अभी पोजीशन में इंटरेस्टेड है, अभी हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो डिस्टेंस टाइम है। अब ये हमारे पास लेट सपोज इनिशियली जो अभी बॉडी हमने ड्रॉ की है ये अपनी मीन पोजीशन पर है, ये डॉटेड लाइन हमारे पास मीन पोजीशन पर है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो जीरो है, मतलब यहाँ पर अभी कोई मोशन स्टार्ट नहीं हुई। अब इसका हम सेकंड फेज देखते हैं। सेकंड फेज में लेट सपोज आप इस बॉडी को या तो स्ट्रेच कर दो या कंप्रेस कर दो, मर्जी आपकी, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आओ। अब लेट सपोज हमने इसे कंप्रेस कर लिया, हम इसे कंप्रेस करके ले गए ऊपर डायरेक्शन में। ऊपर डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये हमारी मीन पोजीशन थी, और अब आप मीन पोजीशन से आइडिया ले सकते हो कि हम इसे इसकी एक्सट्रीम पर ले गए अपर डायरेक्शन में। अब जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है और इसको कंपेयर करना है कि डिफरेंस किस तरह से बनेगा। ये क्वांटिटी भी आपके पास एक्स पे टाइम, और वाई पे आपके पास एक्स, और नीचे माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, जब आपके पास फर्स्ट हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये हमारा सिचुएशन वन है, ये हमारी सिचुएशन टू है। तो जब हम फर्स्ट सिचुएशन में स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से। तो जब आप वहां पर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो वेव कहाँ से स्टार्ट करेगी? फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, फर्स्ट केस की, जहाँ पर वो बिल्कुल मीन पोजीशन पर है। तो सर बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन होगी, कुछ डिफरेंस तो नहीं होगा? हाँ अच्छा, अब देखो जब हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये पता है कि हमने बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से शुरू होगा जिस तरह वेव्स बनाते थे ऑसिलेशन में। और इसको अब आप अपने माइंड में जो है वो उस चीज को आप रखो कि लेट सपोज अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है और वो कंटिन्यूअसली आपके पास अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, जिस तरह योयो की एग्जांपल होती है वो भी कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता है अप एंड डाउन। आप उसकी एग्जांपल को माइंड पे रखो, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वेव बनाना शुरू करो, तो वेव हमारे पास लेट सपोज पहले थी जीरो पर, मतलब ऑसिलेशन आपके पास कुछ भी नहीं थी। फर्स्ट हमारे पास स्टेज स्टार्ट हुआ जीरो से, तो हम इस वेव को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। और जीरो से जाहिर सी बात है अब आप इसको जब सेकंड स्टेज पर लेकर गए, तो सेकंड स्टेज का मतलब ये कि आप इसे लेकर गए हो एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो आपने इसको जीरो से लेकर जाना है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जीरो से एक्सट्रीम का मतलब ये हुआ कि आप इसे जब वेव बनाओगे तो वेव आपके पास साइन वेव ही बनेगी, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गए, पॉजिटिव वाली। ठीक है, यानी आप अपवर्ड हो। और यहाँ पर आप जब वापसी जब आप इस स्प्रिंग को रिलीज करोगे तो स्प्रिंग रिलीज होने के बाद डाउनवर्ड जाएगा, और ये पास होगा अपनी मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से पास होने का मतलब ये कि ये दोबारा जीरो को टच करते हुए जाएगा, और फिर जब ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये कि दूसरी साइड पर जो मैक्सिमम हमने वेव की लाइन ड्रॉ की है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी इसकी यहाँ पर। ठीक है।
और फिर ये वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ये फिर जीरो को क्रॉस करेगा, फिर ये आपके पास अपनी एक्सट्रीम पर आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अभी हम जर्नल देख रहे हैं, हम इतना स्पेसिफिक नहीं बना रहे कि इक्वल पॉइंट देखें, क्योंकि आपके पास जो ऑसिलेशंस होती हैं वो आपके पास एनर्जी कंजर्व है यहाँ पर। तो एनर्जी कंजर्व होने की वजह से ग्राफ आपके पास स्मूथ है, तो उसमें कोई ऐसी ज्यादा अप एंड डाउन स्टेट स्टेट वेरिएशन नहीं है। सिर्फ बताने का रीजन ये है कि जब ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हम मिस्टेक ये करते हैं, हम ये चेक ही नहीं करते कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हालांकि उसमें बड़ी हिंट होती है हमारे लिए कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी। अब जिस तरह अगर हम सेकंड कंडीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो बनेगा तो साइन वेव, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ओरिएंटेशन में चेंज ये आएगा कि अब हम, पहले हमने स्टार्ट किया था जीरो से, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम से। तो मैक्सिमम इससे स्टार्ट करने का मतलब ये कि हम एक्सट्रीम पोजीशन से फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो वेव आपके पास कुछ इस तरह की ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर स्टार्ट ही अपने मैक्सिमम से किया है, तो हमारी यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो हमने पहले एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, फिर हम गए मीन पोजीशन पर, फिर हम नेगेटिव साइड यानी ऑपोजिट साइड चले गए, तो हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन थी। फिर वापसी हमने जीरो को फॉलो किया, जीरो से वापसी आते हुए फिर एक्सट्रीम, फिर जीरो, फिर एक्सट्रीम। तो ये थोड़ा सा बस ग्राफिकल इसमें चेंज होता है, और ये कभी कभार क्वेश्चन में ग्राफिकल चेंज आपके पास गिवन होता है, लेकिन हम जल्दबाजी में जो है वो चेक ही नहीं करते कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो उससे आपको बड़ी हिंट मिल जाती है कि अपनी बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, अच्छा अभी हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर आप इसको कॉस के रेफरेंस के साथ लिखो, फिर इसका दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि ये दोनों यूज कहाँ पर करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, साइन की अगर साइकिल की बात करो तो साइन आपके पास मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है? अच्छा, साइन के मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि जब हम साइन 90 लेते हैं, तो आप कैलकुलेटर से साइन 90 कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू आएगी 1। और अगर साइन जीरो कैलकुलेट करो आप कैलकुलेटर से, वो आपको आंसर देगा 0। साइन और कॉस में एक चीज कॉमन ये है कि इनका जो साइकिल होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेस नहीं जाएगी, वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, कोई भी एंगल आप चेक कर लो। और इसी तरह कॉस के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। कॉस इसका जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये मैक्सिमम होगा जीरो पर। मतलब कॉस जीरो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर देगा 1। ठीक है, और अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको 90 लिखना था, इसको सही कर देता हूँ एंगल्स के अकॉर्डिंग। मतलब साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और साइन जीरो पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और कॉस जीरो पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और कॉस 90 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब दोनों में आपके पास जो है वो चेंज है, कि मतलब अगर हमारे पास 90 से स्टार्ट कर रहे हैं तो साइन लगा रहे हैं तो मैक्सिमम मिल रहा है, कॉस लगाएंगे 90 के साथ तो वो जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि कॉस कब यूज करना है, साइन कब यूज करना है। तो उसका रीजन आपके पास और उसकी लॉजिक ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग, और उसने ऑसिलेट करना शुरू किया, उसकी पोजीशन बस यहाँ पर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, कि वो उसने स्टार्ट किया अपनी मैक्सिमम पीक एक्सट्रीम पॉइंट से या दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट से। ठीक है, मतलब आपके पास वो जब एक्सट्रीम पॉइंट, यानी वो सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड केस में आपके पास जब हम बात कर रहे हो और उस वक्त आपका जो टाइम होगा वो जीरो होगा, मतलब बिल्कुल इनिशियली हमने स्टार्ट ही वहीं से दिया है, मतलब आपने उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करके रखा हुआ है और आपकी पोजीशन स्टार्ट ही वहीं से हो रही है। तो तब आप जो इक्वेशन यूज करोगे, उस वक्त आप इक्वेशन यूज करोगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपने तब जो है वो कॉस वाली इक्वेशन यूज करनी है,
जब आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन से आप स्टार्ट ले रहे हो, और जब आप मीन पोजीशन से स्टार्ट लोगे, मतलब जहां पर x इक्वल होगा 0 के, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है x इक्वल्स टू 0 से, तो तब आप जो है वैल्यू लोगे साइन थीटा की। तो ये कुछ आपके पास बेसिक बेसिक छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है इसमें। और अब इसके क्वेश्चन भी मैं देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो हमने ओमेगा लिखा था, इस ओमेगा के बारे में भी आपको याद होगा, क्योंकि वेव्स में आप पढ़ चुके हो कि अगर आपने ओमेगा को जर्नली कैलकुलेट करना हो तो ओमेगा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई/t, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वेव्स वाला, यहाँ पर भी वही यूज होगा। क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर फिर हमें ओमेगा में कभी कभार ऐसा होता है टाइम पीरियड दिया होता है, तो हम ओमेगा उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जर्नल हमारे पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। और यहाँ तक हमारे पास ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने वेलोसिटी को डिस्कस नहीं किया, और कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया अभी तक। बाकी इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का पता है कि फ्रीक्वेंसी जर्नल उसकी डेफिनेशन टाइम पीरियड की, तो इसलिए वहां से स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है।